हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो ये तो देख लिया होगा आप लोगों ने। देख लिया। तो आज हम साइंस का 8th क्लास की साइंस का जो पहला चैप्टर है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो आज हम कवर करेंगे, वो इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। जो आपके सब टॉपिक से जो पहले थोड़ा सा इंट्रो दिया रहता है चैप्टर का बैकग्राउंड बनाने के लिए, वो है। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो पहला टॉपिक है आज। बस इतना ही आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर कुछ इस तरह शुरू होता है कि पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स Paheli and Pujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पहेली और पूछो जो है वो दो भाई बहन है, और वो अपने अंकल के घर गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं। और वहाँ वो देखते हैं कि उनके अंकल जो है वो एक किसान है। अंकल का चाचा कह सकते हैं हिंदी में कि वो एक किसान है। और एक दिन वो उनके साथ उनके फील्ड में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि कई सारे जो उपकरण, जो टूल्स हैं खेती से रिलेटेड, वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। जैसे कि उसमें आप खुरपी ले लीजिए, सिकल उन्होंने देखा, सिकल हसुआ को कहते हैं, ठीक है। और शॉवेल, फावड़ा और हल, ये सब वहाँ पे पड़ा रखा हुआ था। तो उसमें से जो बूझो रहता है वो तुरंत पूछता है कि वो कहता है कि मुझे जानना है, आई वांट टू नो, जो आगे लिखा हुआ है ग्रीन बॉक्स में, आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। उसे वो कहता है कि मुझे जानना है कि ये टूल्स जो है उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे कर रहे हैं। तो इस बात का जवाब जो है, जब हम आगे अभी पढ़ेंगे चैप्टर में, तो हमें मिल जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने जीवित प्राणी हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ। प्लांट जो है वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। लेकिन यहाँ पे सवाल ये कर दिया कि क्या आप ये याद करके बता सकते हैं कि प्लांट जो है वो अपना खाना कैसे वो खुद से बना सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा हुआ है पहले कि सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की मदद से प्लांट जो है वो क्लोरोफिल नाम का उसके पास जो पिगमेंट होता है, इन सभी चीज़ों की वजह से प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद से बना लेता है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अब यहाँ लिखा है कि प्लांट का तो ठीक है, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, है ना। उन्हें किसी पर डिपेंड होना पड़ता है, इसीलिए उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। मतलब वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट और एनिमल, दूसरे जानवर पे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। जैसा कि मैंने भी बताया, यहाँ पे पूछा है कि तो फिर एनिमल को अपना खाना कहाँ से मिलता है। तो सिंपल, जैसे हमें दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन यहाँ पे पूछा यह गया है कि आखिर खाने की ज़रूरत ही क्या है ना। यहाँ पे पूछा गया कि आखिर खाने की ज़रूरत ही क्या है। तो सबसे पहला तो आप ये कह सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए ही खाना होगा, ठीक है। इसमें आप आगे बात बढ़ा सकते हैं कि you already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. कहने का मतलब कि जिंदा रहने के लिए तो खाना है ही है, लेकिन जब आप जिंदा रहेंगे तो जाहिर है कि आपके बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली होंगे, जैसे कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ हार्ट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, है ना। आप सांस ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, है ना। तो जिंदा है तो अब जाहिर है कि सांस लेंगे, तो सांस लेने के लिए भी जो हमारा जो लंग्स है, लंग जो है वो हमारा लंग्स जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इनके लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है।
डाइजेशन, आप कुछ खा रहे हैं तो उससे हमारा जो है वो फूड जो है वो हमारा डाइजेस्ट हो रहा है पेट में जो बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से क्रशिंग होती है फूड की, है ना। जैसे फूड को आपने एक निवाला आपने खाया तो जब वो फूड पेट में जाता है तो फिर वो पेट जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर भी मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वो उसके अंदर जो फूड होता है वो क्रश होता है ताकि वो और ज़्यादा जो है बारीक हो जाए ना, और छोटे छोटे पार्टिकल और छोटे छोटे हिस्से में टूट जाए ताकि डाइजेशन में आसानी हो। तो उस मूवमेंट के लिए उस क्रशिंग के लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। और फिर जो फिर इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। फिर अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसे बॉडी से बाहर निकालना होता है तो उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हर एक काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। ये तो हो गया बॉडी के अंदर के काम जिन्हें जो हमें पता तो है कि हो रहा है लेकिन हम देख नहीं रहे हैं। फिर आते हैं बाहर के काम की तरफ। तो हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए भी एनर्जी चाहिए हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंस वी ऑल नीड फूड, जो ग्रीन बॉक्स है वो वाला बता रहा हूँ मैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो अब पूछो कहता है कि चलिए ये तो हम समझ गए कि इस खाने की ज़रूरत हम सबको है, ठीक है। लेकिन इस इतनी बड़ी कंट्री को, जैसे आप अगर अपने इंडिया को ही ले लें जिसकी आबादी 140 करोड़ करीब होने जा रही है, तो या हो रही है, तो इतनी बड़ी आबादी वाले देश को हम कैसे खाना प्रोवाइड कराएंगे, खाना हम कैसे उपलब्ध कराएंगे। तो उसमें जो पहेली होती है जो पर्पल बॉक्स में लिखा हुआ है वो कहती है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। वो कहती है कि फूड जो खाना है उसे हमें बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस बनाना होगा। सिंपल आंसर है। लेकिन ये कैसे बनाना होगा, तो इस बात को पूरा करने के लिए, इस जो ये जो एम है इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, रेगुलर प्रोडक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, तो उसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ये जो तीनों लिखा हुआ है, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इसमें जो आपका रेगुलर प्रोडक्शन से मुराद ये है कि जो आपका एक एक साल में जो भी अनाज है उसका जो कल्टीवेशन है, उसका जो आउटपुट है, जो आप बीज बोएंगे और जो फिर आपका आउटपुट मिलेगा, मतलब जो आपको अनाज मिलेगा, वो हर साल उसमें जो है तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि इस साल जो है आपने 3 कुंटल, जैसे आपका एक खेत है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि आपका एक खेत है और उस खेत में आपने 2020 में 3 कुंटल जो है 3 कुंटल गेहूं जो है आपने वीट जो है वो आपने प्रोड्यूस किया, ठीक है। साल 2021 में वो 3 कुंटल से 1 कुंटल हो गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ हो रही है, ये जो फ्लक्चुएशन आया है यहाँ पे, ये किसी भी वजह से हो सकता है आपकी लापरवाही हो, है ना, कि आपने सही से देखभाल नहीं खेत की, या फिर हो सकता है कि कोई नेचुरल प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। तो आपने हो सकता है बीज सही नहीं चुना हो, या हो सकता है कि जो रिक्वायरमेंट इसे चाहिए वो रिक्वायरमेंट पूरी ना हो पाई हो। जैसे वीट जो है वो किस महीने में, आप वीट क्या है, रबी क्रॉप्स में आता है वीट, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसे कम पानी चाहिए, विंटर सीजन में वो उगती है। तो हो सकता है कि इस बार जो सर्दी में भी बारिश हो गई हो, है ना, कुछ इस तरह से नेचुरल जो आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आ गई हो, तो उसकी वजह से पैदावार जो है वो कम हो गई हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्लक्चुएशन देखने को मिला। तो इस वजह से क्या होता है कि अब 2020 में
अब जब 3 क्विंटल गेहूं निकला था और 2021 में 1 क्विंटल गेहूं निकला है ना। तो इस वक्त जो है आपको सबको बांटना है ना। जो आपके आसपास में है उन्हें भी बांटना है, जो आपसे थोड़ा दूर है उन्हें भी बांटना है। तो जब 3 क्विंटल रहेगा तो आप आसानी से बांट सकते हैं, है ना। लेकिन जब 1 क्विंटल ही रहेगा तो जाहिर है कि आप कम कम बांटेंगे। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि जो फूड जो आप बांट रहे थे वो सही से आप बांट नहीं पाइएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रेगुलर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, हर साल जो एक अमाउंट है वो मेंटेन रहना चाहिए। फिर आते हैं दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं जो है कि प्रॉपर मैनेजमेंट। कि आपने अनाज को बना पैदा तो कर दिया है ना, अनाज आपको मिल गया और सही सलामत बढ़िया मिल गया, जितनी मात्रा में हर साल मिलता है उतनी मात्रा में आपको हर साल की तरह मिल गया। लेकिन अब आपने एक चीज देखना है कि उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंध, उसको कैसे रखा जाए, कहाँ रखा जाए। जैसे कोल्ड स्टोरेज आपने देखा होगा, है ना। तो और कोल्ड स्टोरेज में और फिर अनाज जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। कोई जो होता है कि उसे ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है, या कोई होता है उसे ज़्यादा थोड़ा नमी चाहिए होती है। कुछ होते हैं जिन्हें सूखा बिल्कुल चाहिए, ड्राई कंडीशन चाहिए। कुछ होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे रखना पड़ता है। जैसे कि आप कोई बीज ले लेंगे, अगर उस बीज को आपको रखना है तो बहुत ठंडी जगह पे उसको रखना होता है, वरना वो बीज जो है वो उसमें लाइफ नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट इसी को कहते हैं कि आप जो है, और फिर आप अगर गोदाम में रख रहे हैं तो गोदाम सैनिटाइज है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं। ये ना हो कि उसमें चूहे दौड़ रहे हो, है ना, उसमें कई तरह की बीमारियां हो, गेहूँ सड़ जाए उसमें रखने के बाद। ये सब चीज़ का भी ध्यान देना पड़ता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो दूसरा पॉइंट ये है प्रॉपर मैनेजमेंट, उसका प्रबंध, उसको कैसे रखा जाए। फिर तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आपने अनाज उगा लिया, अनाज को स्टोर भी कर लिया, अच्छे से सब कुछ कर लिया, लेकिन अब उसे बांटना है। बांटने से बांटना तो है, लेकिन किस तरीके से, प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, दो चीजें होती हैं। जैसे वीट है, अगर आप वीट को ले लें तो पंजाब में इसकी खेती होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, पंजाब में सबसे ज्यादा वीट की खेती होती है। तो पंजाब से सटे हुए राज्य कौन से हैं? हरियाणा है। ठीक है, वेस्टर्न पंजाब से सटे हुए राज्य कौन है? हरियाणा हो गया। ठीक है, और वेस्टर्न यूपी हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, ये सारे उससे बहुत सटे हुए बिल्कुल बाउंड्री पे ये सारे जगह स्टेट है, ये पड़ेगी। ठीक है, तो एक चीज यहाँ ये होगी कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज यहाँ पे कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ गेहूँ सस्ता मिलेगा और अच्छी मात्रा में लोगों को मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी, जैसे आप अगर ईस्टर्न यूपी की बात कर लें, जैसे जहाँ पे ये हम लोग जहाँ रहते हैं, गाजीपुर, बलिया, ये सब इलाका जो ईस्टर्न यूपी का है। अगर आप ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात कर लें, है ना, बिहार की बात कर लें, असम की बात कर लें, तो यहाँ पे क्या है कि पंजाब से गेहूं लाना बड़ा मुश्किल है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे गेहूं ना आ सके, तो यहाँ अगर नहीं आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, यहाँ के लोग नहीं खा पाएंगे, है ना, वंचित रह जाएंगे। तो इसीलिए एक चीज ये हो गई, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो और दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे होता है ना कि गरीब और अमीर, तो क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो अमीर या किसान डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अमीर, जो ज्यादा पैसा देता है उन्हें जो है पूरा पूरा माल दे देते हैं, और जो नहीं देते हैं उन्हें नहीं देते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट उनके लिए कई सारी सबके लिए जो है वो स्कीम भी लाई हुई है, जैसे राशन कार्ड वाली, है ना। राशन कार्ड जो होता है वो, उसके थ्रू आपको कंट्रोल में जाके आपको गेहूँ चावल बहुत आसानी से मिल जाता है। और राशन कार्ड इसीलिए जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वो गरीब, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकेंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया ये तीनों चीज़, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है, ये तीनों चीज़ हो गई कवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी शुरू होती है एक्सरसाइज, जहाँ जो हमें पढ़ना है। इसमें जो ये
येलो बॉक्स है, उसमें 2-3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे पहला कि ये 10,000 BCE, ये BCE का पैटर्न जो चक्कर है वो मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यहाँ से वीडियो, लेकिन बहुत काम की है। जैसे कि ये अगर मैं टाइम स्केल बना लूँ एक, तो इस टाइम स्केल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक इधर 2021 जो अब चल रहा है, ठीक है। उसी तरह इधर और चलते चलते मान लीजिए कि आप पहुंच गए 1 मिलियन ईयर्स बैक, ठीक है ना। ये हो गया। तो देखिए एक आप कह सकते हैं कि एक जो ईसाई लोग होते हैं उनके एक गॉड है, जिन्हें वो गॉड मानते हैं, वो होते हैं वो है जीसस क्राइस्ट, ठीक है। मुस्लिम लोग उन्हें जो है एंजल कहते हैं, फरिश्ता कहते हैं, ठीक है। तो उनका नाम था जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो उनका जन्म हुआ 1 AD में, ठीक है। ये AD है। उनका जब जन्म हुआ, उनका उनका एग्जैक्ट तिथि नहीं पता है किसी को कि उनका जन्म कब हुआ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो फिर वहां से जो टाइम स्केल है, जो हम टाइम को बताते हैं, साल बताते हैं, तो वो AD बताते हैं, है ना। तो उनके जन्म के बाद से जो टाइमिंग चलती है वो होती है AD की, ठीक है। AD का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, डी से ए से एनो और डी से डोमिनी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है ये। इसका मतलब होता है, इसका जो इंग्लिश में मतलब होता है, उसका मतलब होता है आफ्टर बर्थ, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। तो जीसस AD, ठीक है। और इसी AD का एक और नाम होता है और वो होता है CE। CE का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, ठीक है। C से कॉमन और E से एरा, कॉमन एरा, ठीक है। कॉमन एरा, तो मतलब ये हुआ कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से जो टाइम शुरू हुआ, जो जमाना आया, एरा मतलब होता है जमाना, युग, कल, अरे कुल, हाँ, युग होता है और जमाना कहते हैं एरा को। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से जो है वो एक साधारण जो हमारा माहौल वाला जमाना शुरू हुआ, ठीक है। इसे क्यों साधारण कहते हैं उसके पीछे भी कई सारी वजह है, लेकिन वो काफी लंबी चीजें हो जाएंगी। और इसके पहले का, इनके जन्म से पहले के जो ईयर्स होते थे, जो यहाँ से है मान लीजिए 0 से, ये इसको हम कहते हैं BC। BC का मतलब होता है बिफोर, और C से क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसका एक और नाम है और उसको कहते हैं BCE। BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। CE कॉमन एरा, B से बिफोर मतलब कॉमन एरा से पहले, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी जो हम अब यहाँ पढ़ेंगे, तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टिल 10,000 BCE, मतलब 10,000 साल पहले तक, किसके, जीसस क्राइस्ट के जन्म के 10,000 साल पहले तक। BCE मतलब 0 से इधर आपको जाना है, इधर। तो टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, मतलब आप अगर यहाँ से यहाँ तक आइएगा, मान लीजिए कि आप ये पीछे बैक आ रहे हैं साल में और यहाँ पे कहीं आके 10,000 साल आ रहा है, तो ये इतना जो गैप है, इस गैप में जो लोग होते थे, इस वक्त के जो लोग होते थे, है ना, इन साल के बीच में जो लोग रहते थे, वो लोग क्या थे, वो बहुत ही वो लोग नोमैडिक थे। वो लोग क्या थे, वो नोमैडिक थे, वो लोग नोमैडिक थे, ठीक है। नोमैडिक का मतलब क्या होता है, नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु। घुमंतु का मतलब क्या होता है, घुमक्कड़, घूमने वाले। तो वो क्या करते थे, दे वर वैंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो एक जगह से दूसरी जगह पे एक झुंड में, एक समूह में हमेशा घूमते रहते थे, खाने की तलाश में और रहने की तलाश में। उनका कोई परमानेंट स्थायी घर नहीं होता था। वो
और इसलिए वो जहाँ पे भी जाते थे वहाँ की चीज़ों को इकट्ठा करते थे, उन्हें खाते थे और उसी जगह रहते थे। और जब वहाँ का जब वहाँ का खाने पीने का सामान ये सब कुछ खत्म हो जाता था तो फिर वो आगे बढ़ जाते थे। ठीक है, वो क्या खाते थे? दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो कच्चा सब्जी, कच्चा फल ये सब खाते थे। ठीक है, वो कोई चीज़ को जो है पका के या फिर ऐसे बहुत अच्छे तरीके से जैसे हम आज खाते हैं वो नहीं करते थे। वो कच्चा ही सब कुछ खाते थे और फिर उन्होंने हंटिंग शुरू की और फिर जो मांस जो खाते थे वो भी कच्चा ही खाते थे। देखिए, इसीलिए इसे कहा गया है बिफोर कॉमन एरा, क्योंकि कॉमन एरा जब आया तो इंसान जो है, जो आदमी है, जो वो इवॉल्व होने लगा, वो मॉडर्न होने लगा, उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन आने लगी, वो एक सिविलाइज्ड मैन की तरफ बढ़ने लगा, है ना। चीज़ों की परख हुई उसे कि इसे कैसे खाना चाहिए, इसे कच्चा नहीं खाना चाहिए, पका लेना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ पहले नहीं थी, इसीलिए उस वक्त को, जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का वक्त था, उसे हम कॉमन एरा नहीं कहते हैं, वो बिफोर कॉमन एरा होता है। क्योंकि कॉमन एरा में इंसान जो है वो थोड़ा मॉडर्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है? लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। फिर लिखा है कि फिर उन्होंने खेती भी शुरू की और उन्होंने गेहूं चावल ये सब उगाना शुरू किया। ठीक है, ये सब कब की बात है? ये सब 10,000 के अंदर की बात है। मतलब इस वक्त जो है यहाँ 10,000 BCE के अंदर ही अंदर जो है कहीं यहाँ पे खेती जो है वो थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी। और फिर उसी जगह से हमारा एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, उसी जगह से एग्रीकल्चर की नींव रखी गई और फिर एग्रीकल्चर बढ़ता चला गया। आज हम उसे उसके बड़े विशाल रूप में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या लिखा है? When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it's called crop. देखिए, इस बात को ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक है, एक बहुत बड़ा फील्ड है और इस फील्ड में अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी है और आप इस रास्ते से हर दिन जाते हैं। ठीक है, तो एक दिन आपने देखा कि यहाँ पे एक पौधा सा निकला हुआ है। ठीक है, एक पौधा सा निकला हुआ है और वो पौधा आपने पता किया कि ये किसका है, तो वो पता चला कि वो गेहूं का पौधा है। ठीक है, तो गेहूं का पौधा मान लीजिए कि ऐसे ही ये मिट्टी है, ये मिट्टी है और ये उसकी स्टॉक है। ये यहाँ पे मैं रूट्स बना दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मान लिया हमने गेहूं का पौधा बना लिया। तो आपने एक दिन देखा कि ये एक पौधा वहां पे निकला हुआ है। ठीक है, तो आपने पता किया कि ये किसका है, तो पता चला कि ये वीट प्लांट है ये। ठीक है, तो फिर आपने कहा हो सकता है निकल गए। ठीक है, तो फिर आप वहां से अभी भी आप वहां से टहलते हैं। आप मान लीजिए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो आप हर दिन वहां से जाते हैं तो ये सब देखते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद आपने देखा कि ऐसे ऐसे वीट प्लांट जो है वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह निकलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, हर जगह निकलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और ये सब एक ही प्लांट है, इसी वीट प्लांट। कोई ऐसा ना हो कि ये वीट का है, आगे वाला मस्टर्ड सरसों का हो जाए, उसके आगे वाला कुछ और निकल जाए, ऐसा नहीं। ये पूरे एक फील्ड में एक ही जैसे पौधे निकलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इसी चीज को अब ये जो वीट प्लांट हम कह रहे थे, अब जब हम कलेक्टिवली, जैसे हमें जब सिंगल इसको सिर्फ बताना था तो हमने वीट प्लांट बताया, लेकिन अब हमें प्लूरल फॉर्म में इसकी पूरी जो आबादी यहाँ अब बढ़ गई है, इस पूरी आबादी को इकट्ठे तौर पे अगर हम कहेंगे, कलेक्टिवली हम इसे क्या कह देंगे? ये क्रॉप कहलाएगी। ठीक है, तो यही चीज जो है किताब कह रही है कि व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड, जब पौधा किसी एक तरीके का एक फील्ड में एक ही जगह पे बड़े स्केल पे उसे उगाया जाता हो, उसकी खेती की जाती हो, तो वो प्लांट जो है उसको कलेक्टिवली, जब हम सारे प्लांट्स को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। ठीक है, तो क्रॉप के बारे में आप क्या लिखेंगे? क्रॉप की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि व्हेन
plant of same kind are cultivated at one place on large scale, बड़े पैमाने पे, क्योंकि आपको बहुत बड़ी आबादी का पेट भरना है, इज कॉल्ड क्रॉप, है ना। एग्जाम्पल में आपको जैसे मैंने बताया वीट क्रॉप है ना, मेज, मक्के की खेती होती है, मेज क्रॉप एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉप की डेफिनेशन। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट, जैसे आप कभी ट्रेन से सफर करते हो, है ना, बच्चे हमेशा विंडो साइड प्रेफर करते हैं, मजा आता है बाहर का नज़ारा देखने में। तो आप देखते होंगे बहुत बड़ा बड़ा खेत है और उस खेत में एक ही जैसी फसल, एक ही जैसे पौधे निकले हुए हैं बहुत बड़े एरिया में, तो वो क्या है, वो उस चीज़ की फसल होती है। ठीक है, कभी गेहूं की देख लेते होंगे मौसम के हिसाब से। ठीक, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। जैसे इसमें कह रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि क्रॉप्स जो होती हैं वो कई तरीके की होती है भाई, फसल जो है गेहूं की है, मेज की है, उसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ की है ना, वेजिटेबल्स की हो गई, फल सब्जी, ये सब चीज़ की होती है। जो भी चीज़ हम खाते हैं उनकी फसल होती है, उसे बहुत बड़े पैमाने पे उगाया जाता है, तभी इतनी बड़ी पॉपुलेशन का हम पेट भर सकेंगे। ठीक है, तो इतनी बड़ी जो इतनी ज़्यादा ये सब फसलें होती हैं हर तरह के हर सीजन में, इसे अगर आपको क्लासिफाई करने को कह दिया जाए, इसे अगर आपको कैटेगराइज करने के लिए कह दिया जाए, तो आप कैसे करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि these can be classified on the basis of season in which they grow। इन्हें हम कैटेगराइज कर सकते हैं, इनकी ग्रुपिंग हम किस बेसिस पे कर सकते हैं, सीजन के बेसिस पे, कि कौन से सीजन में कौन सी फसल उग रही है। ठीक है, तो आगे लिखा है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country। कह रहा है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पे एक ही वक्त में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग रेनफॉल पैटर्न, मतलब अलग अलग बारिश का पैटर्न और अलग अलग टेम्परेचर, तापमान, ये आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाएंगे तो वहाँ आपको ठंड मिलेगी, जबकि अगर आप ईस्टर्न यूपी में आ जाएंगे लाइक गाजीपुर, बलिया, है ना, और बनारस और कानपुर तक आपको थोड़ी थोड़ी अब गर्मी महसूस होने लगेगी। ठीक है, अब तो और ज़्यादा हो गई है। फिर राजस्थान आप अभी चले जाइएगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी आपको मिल जाएगी। महाराष्ट्र चले जाइएगा तो वहाँ पे आपको मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा, न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्मी, है ना, वहाँ पे तो हमेशा ही वैसा टेम्परेचर रहता है। फिर असम और मेघालय की तरफ चले जाइएगा तो वहाँ आपको बारिश भी आपको कभी कभी मिल जाएगी, है ना। तो हर जगह एक ही वक्त पे कई सारे एटमॉस्फेयर को इंडिया जो है वो फेस करता है। ठीक है, इंडिया की लोकेशन की वजह से, तो इसीलिए इतनी सारी अलग अलग टेम्परेचर और क्लाइमेट होने की वजह से एक ही वक्त में हमारे पास बहुत तरीके के अलग अलग क्रॉप्स जो हैं वो हम उगाते हैं और हमें उसका प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हम कैसे उसे ग्रुपिंग करेंगे, तो वो सीजन के बेसिस पे करते हैं। तो सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। एक होती है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा होता है रबी, अब तीसरा होता है जायद क्रॉप्स। ठीक है, देखिए इंडिया में बेसिकली 3 सीजन होते हैं, है ना, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो इसीलिए हम 3 मौसम पे 3 फसल जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं खरीफ क्रॉप कौन से सीजन में होती है। तो खरीफ क्रॉप जो होती है, उसका जो सीजन होता है कल्टीवेशन का, इस वक्त जो क्रॉप जो पैदावार जिस फसल की होती है वो होता है रेनी सीजन। ठीक है, रेनी सीजन, इसका सीजन जो होता है वो रेनी होता है। रेनी सीजन भारत में कब से कब तक रहता है, तो वो रहता है जुलाई से सितंबर तक। ठीक है, जुलाई से सितंबर इसका टाइम पीरियड हो गया।
ठीक है। इन्हीं महीनों में जो है अर्ली जून जुलाई में बारिश के जो शुरुआती दिन होते हैं उसमें बीज को जो है वो मिट्टी में डाला जाता है, और फिर उस बीज से जो हमें पौधा मिलता है वो करीब सितंबर में हमें मिल जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं खरीफ क्रॉप में जो आपका एग्जाम्पल आएगा वो एग्जाम्पल आएगा पैडी मतलब राइस। ठीक है, पैडी हो गया, और ग्राउंडनट हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल हैं पैडी इसके खरीफ क्रॉप्स के। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स को रेनी सीजन में उगाया जाता है। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन अ रेनी सीजन in the rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे एग्जांपल हैं उसके। ठीक है, दूसरा है रबी क्रॉप्स। देखिए रेनी सीजन कवर हो गया, अब दो सीजन बचते हैं, एक बचता है आपका समर सीजन और एक बचता है आपका विंटर सीजन। तो रबी क्रॉप जो होती हैं वो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। विंटर सीजन क्रॉप्स को जो है वो रबी क्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है भारत में वो कितना होता है, वो अक्टूबर से मार्च। ठीक है, अक्टूबर से मार्च। ठीक है, इस ड्यूरेशन मतलब अक्टूबर की शुरुआत है, अक्टूबर में बीजों को बोया जाता है और मार्च तक वो फसल जो पूरी तरह तैयार हो जाती है, फिर उसे काट लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, सबसे पहला वो है वीट। ठीक है, वीट हो गया, और चने हो गए ग्राम। ठीक है, और पीनट हो गया आपका, पीज हो गया मतलब मटर, है ना। और बहुत सारे और एग्जांपल है जैसे मस्टर्ड, लिनसीड, मस्टर्ड, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, लिनसीड अलसी को कहते हैं, तीसी जो ब्राउन कलर की होती है, और मस्टर्ड तो आपको पता ही है सरसों को कहते हैं। ठीक है, ग्राम मतलब चना। तो ये सारी चीजें जो होती है वो रबी क्रॉप्स के अंडर आती हैं। ठीक है, ये सभी चीजों में जैसे आप गेहूं को देख लीजिए, अभी जो टाइम हो रहा है मार्च अप्रैल का, इसमें क्या होता है, इसमें गेहूं की कटाई होती है। आप पंजाब जाइएगा तो वहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है, उसको कहते हैं वैसाखी। तो वैसाखी त्योहार जो है वो क्यों मनाया जाता है, वो इसीलिए मनाया जाता है कि किसान जो होता है वो अपनी फसल देख के खुश होता है, और उस खुशी का इजहार जो है वो एक वो खुशी का इजहार जो इस तरह से करता है कि वो उस खुशी के त्योहार को ही वैसाखी कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए दो सीजन जो है वो कवर हो गए, एक रेनी एक विंटर। अब जो बचा वो जाहिर है वो समर होगा, तो एक समर सीजन बच गया। ठीक है, तो समर सीजन, और समर सीजन कब से कब तक, अप्रैल से जुलाई तक। ठीक है, ये इसका टाइम ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, और इसमें एग्जाम अप्रैल से जुलाई मतलब अप्रैल में वही शुरुआती अप्रैल में आपको बीज डालना होगा, और जुलाई तक आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसमें जो एग्जांपल है इसमें ज़्यादातर सब्जियां जो अच्छी अच्छी सब्जियां होती हैं जो हमें ज़्यादा पसंद होती है, जैसे लेडी फिंगर हो गया, है ना। और जैसे कि आप देख लीजिए कि लेडी फिंगर हो गया, टिंडा जो होता है, टिंडा आप जानते होंगे। ठीक है, वो सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फ्रूट्स में आ जाइए तो ग्रेप्स इस वक्त होता है, अंगूर, है ना, आम जो सबसे ज़्यादा फेमस फ्रूट है, आम हो गया, है ना, अंगूर हो गया, और वाटरमेलन हो गया। मतलब जितने अच्छे अच्छे वैरायटी की जो पसंदीदा कैटेगरी में जो फ्रूट्स आते हैं और फल आते हैं वो इन्हीं समर सीजन क्रॉप्स होती हैं। वो जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन। ठीक है, और क्या बताया मैंने, मैंगो, लेडी फिंगर, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया, आप इसको नोट कर लें, काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आप करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा यहाँ एक टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है और वो है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसे हम अगले लेक्चर में
कवर करेंगे, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए मैंने एक एक टॉपिक पढ़ाने की कोशिश की है अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं, गुड बाय।